हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो आज इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन का 7.10 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, राइट। और स्टूडेंट्स ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी। सो जैसे कि प्रीवियस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ द इंटीग्रेशन, और इसके अंदर हम लोग एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सो 7.10 में हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, है ना, यूजिंग प्रॉपर्टीज। सो डेफिनेट इंटीग्रल्स को हम लोगों ने 4 तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाया था इन द प्रीवियस एक्सरसाइज, जिसमें कि हमारा था डेफिनेट इंटीग्रेशन का पहला तरीका क्या था। फर्स्ट मेथड वाज हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन को आपको 4 तरीके से सॉल्व करना सिखाया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप सिंपल उसको इनडेफिनेट की तरह से सॉल्व करिए और लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, प्लस अप्लाई लिमिट्स। फिर हमने आपको डेफिनेट के 3 और तरीके बताए थे, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है, और हमने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी आपको सिखाया था, है ना, बाय पार्ट्स भी आपको सिखाया था, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस सब्स्टिट्यूशन भी आपको सिखाया था। फिर हमने आपको कहा था कि जो पांचवा तरीका होगा वो होगा कि सॉल्विंग, है ना, पांचवा तरीका हमने बताया था कि सॉल्विंग डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग प्रॉपर्टीज, सॉल्विंग डेफिनेट इंटीग्रल्स यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो वो आज बेसिकली इस एक्सरसाइज का हमारा उद्देश्य है, सॉल्विंग डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ 8 प्रॉपर्टीज हैं और उन 8 प्रॉपर्टीज को हम लोग हौले हौले पढ़ेंगे, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उनको फील करेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनको फील करेंगे और उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे कि कैसे वो क्वेश्चंस में अप्लाई हो रही है, ठीक है ना। सो दिस इज द टुडे टॉपिक, है ना, कि सॉल्विंग डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग लिखेंगे टॉपिक, ठीक है ना। सो ये तो हम पढ़ा ही चुके हैं, ठीक है ना, ये तो हम पढ़ा ही चुके हैं, ठीक है। तो टॉपिक क्या होना चाहिए आपका, टॉपिक होना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। समझ के चलिएगा बच्चों, है ना, समझ के चलिएगा। मैं एक एक प्रॉपर्टी को आपको फील कराऊंगा। इन प्रॉपर्टीज को लगाने से आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी इजी हो जाएगी, और जब इजी हो जाएगी तो सॉल्व करने में मजा आएगा, ठीक है ना, इजी हो जाएगी। अदरवाइज वो लेंथी भी हो सकती है ना, कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी होंगी कि बिना प्रॉपर्टीज के आपकी बहुत लेंथी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूँ एज पर द एनसीईआरटी में जो ऑर्डर गिवन है उस ऑर्डर में लिखवा दे रहा हूँ। हालांकि ऑर्डर याद रखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, प्रॉपर्टीज याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। सो सबसे पहले तो पी नॉट प्रॉपर्टी लिखवा देते हैं। इट्स अ डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। कहते हैं अगर a टू बी एफ एक्स डी एक्स है और कल को आपके दिमाग में आ गया कि मैं x को t सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो x को t सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा, dx को dt सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और जो x की लिमिट्स हैं, क्योंकि x बराबर t है तो वही t की लिमिट्स भी होंगी, तो इट इज़ a टू बी एफ टी डी टी। यानी कि इन शॉर्ट आप वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर सकते हैं, राइट है भैया, क्लियर है क्या। सो इट इज़ डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमने आपको बताई है जो आपको आई थिंक क्लियर होगी, थोड़ा फील भी हो गई होगी, है ना। कब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय ही पता चलेगा, राइट है बच्चों, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पता चलेगा। तो मैं प्रॉपर्टीज को फील कराते हुए चलूंगा, प्रॉपर्टीज को फील कराते हुए चलूंगा। एक्चुअली प्रॉपर्टीज जो है वो हमारी याद रखनी ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन उसके प्रूफ, ठीक है ना। तो प्रूफ से ज़्यादा प्रॉपर्टी ज़रूरी है याद रखनी, तो इसलिए सभी बच्चे प्रॉपर्टीज़ का मैं प्रूफ भी बता के चलूंगा। एक्चुअली मैं आपको प्रूफ बता के नहीं चलूंगा, बट मैं आपको उसका फील बता के चलूंगा, ठीक है ना, तो जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। ओके, सो P1 प्रॉपर्टी, है ना, यानी कि P नॉट, यानी कि बिल्कुल बेसिक, है ना, 0th प्रॉपर्टी हो गई। अब P1 प्रॉपर्टी, P1 प्रॉपर्टी में वो क्या कहता है कि भैया अगर a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, कहता है कि अगर आप अपर लिमिट लोअर लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो तो आपको ये इंटीग्रल नेगेटिव इंट्रोड्यूस कर देगा,
अगर लिमिट्स इंटरचेंज होती हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट इंटरचेंज होगी तो एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब उसमें आई थिंक ये आपको आराम से पच भी गया होगा। मान लो इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स हुआ और हमने लिमिट हमारी ए टू बी है, तो यानी कि आंसर क्या आएगा, एफ बी माइनस एफ ए। एंड ऑब्वियसली जब मैं नेगेटिव कॉमन ले लूंगा तो एफ ए माइनस एफ बी आ जाएगा, ठीक है। एंड क्या, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इसका इंटीग्रेशन अगर एफ एक्स है, राइट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि ये क्वांटिटी इसी के इक्वल हुई। अगर ये क्वांटिटी इसके इक्वल हुई तो इंटीग्रेशन ये होगा, ठीक है ना। इससे ये क्वांटिटी आई, हमने नेगेटिव कॉमन लिया, उससे ये क्वांटिटी आ गई। सो यानी कि हमने सिंपल क्या लर्न किया है कि अगर लिमिट्स इंटरचेंज होंगी तो एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। लिमिट्स आपस में अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगी, लोअर लिमिट अगर अपर लिमिट बन जाए तो एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। प्रूफ एज सच इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई आई एम रबिंग इट, है ना, आई एम रबिंग इट। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए। आपका फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, आपका फील करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, आपका फील करना। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी और लिखवाऊंगा, है ना, अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी और लिखवाऊंगा जो कि अपने आप में एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, है ना, लेट्स से ये प्रॉपर्टी नंबर P3 है, बाद में मैं इसको लेफ्ट में ले जाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी ध्यान देखिए, आप फिलहाल अभी ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, अगर a टू b एफ एक्स डी एक्स है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली क्या देता है हमें, मान लीजिए ये एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स, एंड दिस इज गिविंग अस द एरिया। ये हमें a से लेके b तक का एरिया दे रहा है, ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअली हमें ये पूरा एरिया दे रहा है ना, ये वाला एरिया दे रहा है। लेकिन अगर मान लो बीच में कोई पॉइंट है, लेट्स से C, तो क्या ये पूरा एरिया दो टुकड़ों में बांटा जा सकता है, एक ये टुकड़ा एक ये टुकड़ा। तो यानी कि क्या मैं इसको लिख सकता हूं a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस, देखो a से c तक और c से b तक का एरिया, यानी कि c से b तक का एरिया लिख सकता हूं क्या? ये प्रॉपर्टी जनरली मॉडुलस फंक्शन या पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के केस में यूज होता है। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के केस में, क्योंकि उसी में क्या होगा ना, आपका फंक्शन a से लेके b तक के इंटरवल में। देखिए ये प्रॉपर्टी जनरली कहां यूज होगी, जहां पे आपका पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होगा, यानी कि a से लेके b तक में डेफिनेटली c पे आपकी फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही होगी, c के लेफ्ट में फंक्शन किसी और तरीके से डिफाइन हो रहा होगा और c के राइट में फंक्शन किसी और तरीके से डिफाइन हो रहा होगा। इसीलिए हमने a से लेके c तक जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसको इंटीग्रेट करेंगे और c से लेके b तक जो फंक्शन की डेफिनेशन होगी उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी मेनली, है ना, मेनली दिस प्रॉपर्टी इज मेनली यूज्ड फॉर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज मतलब जो टुकड़ों में डिफाइंड होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने कंटिन्यूटी में देखा होगा कि x, है ना, इस तरह के जो फंक्शन होते थे ना, x ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन की ये डेफिनेशन है, x लेस देन और इक्वल टू 2 पे फंक्शन की ये डेफिनेशन है। तो ऐसे जो फंक्शन है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, हमारे केस में हमारा किस फंक्शन से मेनली वास्ता पड़ेगा, तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में हमारा वास्ता पड़ेगा मॉडुलस फंक्शन से मेनली, या कभी कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से भी वास्ता पड़ सकता है। सो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में ये प्रॉपर्टी P3 आपकी लगती है, ठीक है। 3 प्रॉपर्टी आपको अच्छे से फील हो गई क्या, अंदर आपके बस गई क्या? जल्दी से बता दीजिए बच्चों, क्या अंदर तक बस गई क्या प्रॉपर्टीज? फटाफट से प्लीज नोट कर लीजिए। अब बारी है 2 और प्रॉपर्टीज की, है ना, P4 देखिए ये P2 है ना, ये सॉरी P2 है। देखिए इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई P2 P1, ये तो एनसीईआरटी ने लिखवा रखा है, मैं उसी ऑर्डर में लिखवा दे रहा हूं आपको। मेन प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ठीक है, कि कब कहां कौन सी लगेगी, ठीक है।
सो 3 प्रॉपर्टीज लिखवा चुका हूं, अब 2 प्रॉपर्टीज और लिखवाऊंगा, यानी कि P3 एंड P4, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको लिखवाऊंगा. बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. ग्रेट 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 ग्रेट. अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, P3 प्रॉपर्टी, P3 प्रॉपर्टी, P3 प्रॉपर्टी, ठीक है. P3 प्रॉपर्टी भैया बहुत ही ध्यान से देखेंगे, P3 प्रॉपर्टी बहुत ही ध्यान से देखेंगे, P3 प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से देखेंगे. बच्चों मन के सच्चों, P3 प्रॉपर्टी, ठीक है. देखिए P3 प्रॉपर्टी है A टू B fx dx को, ठीक है. देखिए बच्चों A टू B fx dx, थोड़ा फील करके चलेंगे ना, थोड़ा फील करके चलेंगे, थोड़ा फील करके चलेंगे, ठीक है. मेरी शक्ल देखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड को देखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. सो इसलिए मैं इधर उधर भी चला जाता हूँ ना, बोर्ड से इधर तरफ या बोर्ड से मैं इस तरफ चला जाता हूँ. दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, मेरी शक्ल देखना इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट. द इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वॉट कि आप बोर्ड पे फोकस करें, है ना. सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है. y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है. अभी फिलहाल ये x इक्वल टू a है और ये x इक्वल टू b है, राइट. एफ एक्स डी एक्स, तो मेनली आप एक dx विड्थ की रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को का एरिया आप कहां से लेके कहां तक कैलकुलेट कर रहे हैं, x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक कैलकुलेट कर रहे हैं. यानी कि आप फॉरवर्ड एरिया कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, फॉरवर्ड एरिया कैलकुलेशन कर रहे हैं, फॉरवर्ड एरिया कैलकुलेशन कर रहे हैं. यानी कि a से लेके b तक, है ना, x की लिमिट a से लेके b तक जा रही है और आप ये वाला एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ठीक है. अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मैं इस क्वांटिटी को, है ना, हालांकि एनसीईआरटी में इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रूव किया गया है, बट आई डोंट वांट टू डू दैट. मैं इस क्वांटिटी को आपको कुछ ऐसे फील कराना चाहता हूं कि a टू b एफ एक्स डी एक्स कितना हो जाता है, a टू b एफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स, है ना. अब आप कहेंगे कि राइट साइड को सर फील कराओ, राइट साइड को फील कराओ, ठीक है. राइट साइड को फील कराओ. देखो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अगर मैं लेट्स से इस फिगर को यहां पे लिख देता हूं, ठीक है. अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, आपका एरिया क्या है, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है. कहां से लेके कहां तक है, फ्रॉम x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक है. जिस दिन आपका x की वैल्यू a होगी, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू a, व्हेन x इक्वल टू a, तो f a प्लस बी माइनस a dx बेसिकली क्या दे रहा होगा आपको, fb dx. यानी कि आपको इधर की तरफ की, भैया देखिए इधर की तरफ की एक पट्टी दे रहा होगा, यानी कि दिस इज fb. भैया fb यही लेंथ तो हुई, और dx कौन सी लेंथ हुई, ये लेंथ dx हो गई, है ना, ये लेंथ dx हो गई. सो यानी कि आप कहां से कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया को, आप इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से आपने कैलकुलेट करना शुरू किया, और फाइनली आप अपर लिमिट क्या रखेंगे, x इक्वल टू बी. तो व्हेन x इक्वल टू बी, व्हेन x इक्वल टू बी बच्चों, तो एफ ए प्लस बी माइनस बी, है ना, x की जगह b रख दिया, इंटू डी एक्स. सो टेक्निकली दिस विल बिकम एफ ए डी एक्स. और एफ ए क्या होगा बच्चों, एफ ए एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू. यानी कि अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो x इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू, है ना, कितनी होगी, एफ ए. और ये लेंथ कितनी हो गई भैया, ये लेंथ कितनी हो गई आपकी, dx विड्थ की हो गई, है ना, dx. सो ये रेक्टेंगुलर एरिया. सो बेसिकली आप यहां से यहां जा रहे हैं, आप x इक्वल टू ए से वहां जा रहे हैं, तो यानी कि जब x इक्वल टू ए था तो आप एफ बी डी एक्स निकाल रहे हो, यानी कि ये रेक्टेंगुलर एरिया. और जब आप x इक्वल टू बी है, जब x इक्वल टू बी है तो आप एफ ए डी एक्स निकाल रहे हो, तो आप यहां से लेके यहां तक का एरिया कैलकुलेट कर रहे हो. तो टेक्निकली लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आप दोनों ही केस में ये एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है ना. इसमें आप फॉरवर्ड एरिया कैलकुलेट कर रहे हो और इसमें आप बैकवर्ड एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब एरिया को वहां से यहां तक कैलकुलेट कर रहे हो. यह मैंने आपको ज्योमेट्रिकली फील दिलाने का कोशिश किया है, ठीक है. इसके अलावा आप रट भी सकते हो. इसके अलावा एक एनसीईआरटी में एक बहुत ही इलॉजिकल सब्स्टिट्यूशन से इसको प्रूफ कराया गया है.
मैं प्रूफ करा दूंगा, वो प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है और उस प्रूफ से आपको कुछ भी फील नहीं होगा, इसलिए फीलिंग ज़्यादा ज़रूरी थी। इसमें हम लोग फॉरवर्ड एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें हम बैकवर्ड एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, बट सेम एरिया कैलकुलेट हो रहा है, सेम एरिया कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? ग्रेट। सो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है बेटा। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। ग्रेट बच्चों। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये फील दिलाने के लिए जरूरी था, ठीक है ना। और जाहिर सी बात, अगर आपको फील आ गया तो आपके जहन में आ गया कि भैया ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कैसा है। बट मैं यहाँ पे वो चीज़ें लिखा रहने दे सकता हूँ या देना चाहता हूँ जो चीज़ें मेरे को एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी, या फिर जो एग्जाम पॉइंट से मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। राइट है। अब मैं फाइनली एक P4 प्रॉपर्टी और लिखवा रहा हूँ। P4 प्रॉपर्टी एक्चुअली कुछ नहीं है, इट इज़, ठीक है ना, कुछ लोग इसको किंग्स प्रॉपर्टी भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्वेश्चंस में, ठीक है ना। बट आई वुड प्रिफर टू से P4 बिकॉज देर इज़ नथिंग किंग विच इज़ मेंशन्ड इन द NCERT, ठीक है। सो P4 बेसिकली P3 का एक पर्टिकुलर केस है। इस वाली प्रॉपर्टी में आप लोअर लिमिट को अगर A की जगह 0 कर दोगे और B की जगह A कर दोगे तो एग्जैक्टली आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 0 to A F लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। सो इन शॉर्ट मैं इसको 0 प्लस ना लिख के A माइनस एक्स, तो यानी कि A माइनस एक्स dx। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। क्या पहचान है कहाँ यूज़ होगी? देखिए जनरली ये कहाँ यूज़ होगी, जहाँ पे लोअर लिमिट 0 से लेके समथिंग होगा, है ना। तो इसकी पहचान क्या है इस प्रॉपर्टी को लगाने की? इस प्रॉपर्टी को लगाने की जो एक बेसिक पहचान है कि भैया आपका 0 टू समथिंग करके आपका इंटीग्रेशन पूछा गया है। एक वन ऑफ द पहचान ये है, राइट, एक वन ऑफ द पहचान ये है। अच्छा, और ये प्रॉपर्टी कहाँ लगेगी? जहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स कहीं ना कहीं कुछ सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाइड क्वांटिटी आपको ऑफर करता है। अदरवाइज आप fx का इंटीग्रेशन नहीं कर दोगे। तो जब a प्लस बी माइनस एक्स आपको कुछ सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन दे सकता है तो वहां पे हम लोग ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो अब ये प्रॉपर्टी कहाँ लगनी है, कैसे लगनी है, ये हम क्वेश्चंस के थ्रू लर्न करेंगे। फिलहाल मैंने आपको ये 5 प्रॉपर्टी लिखवाई हैं, मैं 3 प्रॉपर्टी और लिखवाऊंगा आपको, ठीक है ना। 3 प्रॉपर्टी मैं आपको और लिखवाऊंगा, ठीक है ना, इन द लेटर हाफ ऑफ द चैप्टर और द एक्सरसाइज, इन द लेटर हाफ ऑफ द एक्सरसाइज, इन द लेटर हाफ ऑफ द लेक्चर। तो फिलहाल मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं, ये 3 प्रॉपर्टीज आप याद रखें, ठीक है, और ये 2 प्रॉपर्टीज आप याद रखें। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। सो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, इन द ऑर्डर की जिसमें कि वो आपको आसान लगे, ठीक है ना, जिसमें आपको वो आसान लगे, ठीक है। ठीक है। सो मैं जिस ऑर्डर में करा रहा हूं उस ऑर्डर में आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, कोई बच्चे को एकदम से आ जाएगा नहीं आएगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे। देखिए किसी भी क्वेश्चन में मान के चलिए आपके पास बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो प्रॉब्लम या लेट्स से आपके पास कोई ताला है, ठीक है, एक ताला है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास ताला है और आपके पास कुछ कीज़ हैं, आपके पास कुछ कीज़ हैं, ठीक है, आपके पास कुछ कीज़ हैं, आपके पास कुछ कीज़ हैं। तो अब आप क्या करोगे, एक एक की को लगा के देखोगे, आप एक एक की को लगा के देखोगे और आप सेलेक्ट और एलिमिनेट करोगे। भैया जैसे ही आपको की पता चल गई, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा कि यार इस टाइप के लॉक में कुछ इस टाइप की की लगती है ना, ऐसा आपके दिमाग में कुछ सेट होने लगेगा। इनिशियली आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ना आप लॉक को जानते हो ना आप की को जानते हो, तो इनिशियली आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर सभी प्रॉपर्टीज को लगाने की कोशिश करोगे, बट कुछ प्रॉपर्टीज बिल्कुल नहीं लगेंगी और कुछ थोड़ी सी लग सकती हैं बट उतना फ़ायदा नहीं करेंगी, बट कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो बहुत फ़ायदा करेगी। सो ऐसे ही करके आपको एलिमिनेट कर करके प्रॉपर्टीज को चूज करना सीखना है और प्रॉपर्टी को लगाना सीखना है, ठीक है। आइए, अब जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, अगर मैं आपको दूं, आज तक आपने जितना भी डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है उनमें से कोई भी टेक्निक जो आपको आती हो, उन सभी टेक्निक को आप लगा के देख सकते हैं
और आप सभी टेक्निक को लगा के देखोगे और तब आपको पता चलेगा कि यार ये क्वेश्चन बहुत टफ है, ये क्वेश्चन बहुत टफ है। और टफ चीज़ को आसान करने के लिए ही तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि यार जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, 0 to समथिंग वाली प्रॉपर्टी एक P4 प्रॉपर्टी थी, और वो प्रॉपर्टी कैसी थी, 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी थी। मेरे को इसको लगाना चाहिए, ठीक है। तो बाई P4 है ना, मैंने P4 उधर मेंशन किया है, तो बाई P4, ठीक है ना, या फिर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिख सकते हो कि बाई दिस प्रॉपर्टी आपका इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा, 0 to π/2, और जो फंक्शन है वहां पे जहां x है वहां पे मैं a माइनस एक्स लिखूंगा, यानी कि π/2 माइनस एक्स लिखूंगा, π/2 माइनस एक्स लिखूंगा, साइन पावर 4 π/2 माइनस एक्स लिखा मैंने, प्लस कॉस पावर 4 π/2 माइनस एक्स लिखा मैंने, ठीक है बच्चों। ओके, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, 0 to π/2, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो इट इज कॉस पावर 4x आ जाएगा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन पावर 4 थीटा आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस पावर 4x हो जाएगा, राइट है। दिस इज dx, दिस इज dx। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब क्या फायदा हुआ, अब देखो फायदा ये हुआ बच्चों, जब आपने P4 प्रॉपर्टी लगाई तो देखो अगला फायदा आपको क्या दिखेगा। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया फर्स्ट और सेकंड को, तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर से ऐड हो जाएंगे, और न्यूमरेटर से ऐड होने के बाद डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएंगे और इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, करते हैं। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने सिंपली मैंने क्या किया, ऐड इक्वेशन 1 and 2। सो लेफ्ट हैंड साइड जब ऐड होगा तो i प्लस i 2i हो जाएगा, राइट है, एंड 0 to π/2, राइट, ये कितना है, साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x dx, और ये कितना हो गया, साइन पावर 4x प्लस 0 to π/2 इट इज कॉस पावर 4x प्लस साइन पावर 4x इट इज कॉस पावर 4x dx। जब बच्चों हमने इसको ऐड कर दिया, राइट, तो 0 to π/2। अब देखिए, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो ये डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम हुआ तो एलसीएम आ गया साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x ही आ गया, और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x। भाई टेक्निकली आप ऐसे देखो ना, इस पूरी क्वांटिटी को, क्योंकि 0 से π/2 तक ही है ये भी और ये भी, तो आप इस पूरी क्वांटिटी को ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, इस पूरी क्वांटिटी को आप ऐसे भी देख सकते हो, क्योंकि अगर अब आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया, अगर अब आपने मान के चलो ये दो फंक्शन का एडिशन है, अब आपने इसको अलग अलग भी किया तो आपके पास एक क्वांटिटी आएगी, एक क्वांटिटी आएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखते हैं, एलसीएम लेके हमने जब ऐड किया तो ये तो इससे खत्म हो गया, यानी कि 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 dx, यानी कि dx का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 to π/2, यानी कि अपर लिमिट π/2 माइनस 0, तो यानी कि ये π/2 हो गया, यानी कि 2i का वैल्यू कितना आ गया बच्चों हमारे पास, π/2। और बच्चों अगर हमारे पास 2i का वैल्यू π/2 आ गया तो ओरिजिनली जो हमारी प्रॉब्लम थी वो i थी। भैया बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ओरिजिनली हमारी प्रॉब्लम i थी। अब अगर 2i बराबर π/2 है तो i बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 डिवीजन में चला जाएगा, यानी कि π/4 के इक्वल हो जाएगा। तो यूजिंग प्रॉपर्टी एक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को हमने कितना इजीली सॉल्व कर दिया है, क्या कहते हो, इजीली सॉल्व हो पाया है कि नहीं हो पाया है, जल्दी से बताइएगा। क्या हमने इसको इजीली सॉल्व कर दिया है?
जल्दी से बताइए। वेरी गुड। अब फटाफट से इसको नोट करिए और ऐसे ही क्वेश्चंस में, जैसे एक बार मैंने आपको P4 अप्लाई करके दिखा दिया, तो P4 अप्लाई करने की क्या है भैया कि भाई 0 से समथिंग करके कुछ अगर हमारे पास कोई सवाल है तो हम उसके अंदर प्रॉबेबली P4 लगा सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना? सो फटाफट से इसको नोट करिएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स मुझे जैसे जैसे सवाल ऐसे मिलते रहेंगे जो मैं आपके लिए आसान कर सकता हूं, तो मैं ऐसे ऐसे सवालों को आसान आपके लिए करता रहूंगा। ठीक है? सो क्वेश्चन थोड़े रैंडम ऑर्डर में दिए हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर, और इजी टू टफ मोड में नहीं दिए हुए हैं ना, तो मैं पहले इजी क्वेश्चंस करा रहा हूं, उनके थ्रू आपको प्रॉपर्टी समझा रहा हूं, और देन आपको क्या करना है, जब एक्सरसाइज करोगे तो उसके अंदर इजी टू मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस एक ऑर्डर में दिए हुए हैं ना, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये सवाल है बच्चों, ठीक है ना, मान लीजिए ये इंटीग्रेशन अभी फिलहाल आप आई बोल रहे हैं। ठीक है? अब अगर आपने इसको आई बोला, तो मैंने क्या देखा यार, ये आई बेसिकली π/6 टू π/3। ठीक है? ओके, मैंने dx अपॉन, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, √10x को मैंने √sin x अपॉन √cos x बोल दिया। ठीक है? ऐसा करके बोल दिया। अब ये i जो है वो एक्चुअली कैसा आ गया, π/6 टू π/3। ठीक है? एंड √cos x प्लस √sin x, और ये एक्चुअल में एलसीएम लेने के बाद, ठीक है ना, √cos x प्लस √sin x, और √cos x ऊपर चला जाएगा। ठीक है? अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं P0 लगा के क्या करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं अगर x को t मान लूं उससे कुछ होगा नहीं। P1 लगा के मैं क्या करूंगा, अगर मैं दोनों लिमिट्स को इंटरचेंज कर दूं उससे मेरे को कोई फायदा है नहीं। P2 लगा के मैं क्या करूंगा, P2 में क्या था, P2 में बेसिकली P2 लगता था मॉडुलस फंक्शन के केस में, है ना। P2 में हम लोग क्या करते थे, a से b को अगर कोई फंक्शन होता था तो a से b के बीच में कहीं c पे फंक्शन ब्रेक होता था तो a से लेके c तक फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे, या c प्लस c से लेके b तक फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे। लेकिन ये लगा के भी मेरे को फ़ायदा नहीं है। ठीक है? क्योंकि फंक्शन की कोई डेफिनेशन ब्रेक थोड़ी हो रही है कहीं पे, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन नहीं है। फिर P4 की बात थी तो वहां पे 0 टू a टाइप फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे 0 टू a टाइप है नहीं, तो यानी कि एक ही प्रॉपर्टी बची P3, यानी कि जिसके अंदर a से b तक का था कुछ करने का, एंड P3 यानी कि यहाँ पे हमारी लग सकती है। अब P3 लग सकती है तो P3 को एक बार लिख लेते हैं, P3 लगने के चांसेस हैं। सो P3 लगने के चांसेस हैं तो a टू b fx dx बराबर a टू b f a प्लस b माइनस x dx। और वैसे भी अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री मिला के 90 डिग्री, और 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, है ना, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सो यस, कुछ सिंप्लीफाई होने के चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं। तो ऐसे करके स्ट्रेटेजिकली हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है? ठीक है, अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पे हमने प्रॉपर्टी लगाई बाई P3। ठीक है? P3 बाई P3 हमने लगाया, और P3 को हमने कहाँ मेंशन किया, वहां मेंशन कर दिया। दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। तो π/6 टू π/3, यहां पर √cos π/a6 प्लस π/3 माइनस x, तो ये बेसिकली 90 माइनस x है ना। और यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, cos π/6 प्लस π/3 माइनस x, ठीक है ना, प्लस रूट साइन π/6 प्लस π/3 माइनस x। ठीक है? सो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहां पे ये हो गया है ना, ये प्रॉपर्टी हमने यहां पे लिख रखी है, ये प्रॉपर्टी हमने यहां पे लिख रखी है। ठीक है? और यहां पे एक डिवाइडर खींच देते हैं। ठीक है? अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अब आई की क्या वैल्यू हो गई आपकी, π/6 टू π/3।
ये कितना हो जाएगा cos 90, क्योंकि 30 प्लस 60 90, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो रूट साइन एक्स अपॉन cos 90 माइनस एक्स रूट साइन एक्स, तो रूट साइन एक्स प्लस साइन 90 माइनस एक्स इज रूट कॉस एक्स. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम है, चेक कर लो. राइट, सो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन. ठीक है, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा बच्चों? उससे क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू, इट इज पाई बाई 6 2 पाई बाई 3. अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड के से ऐड होगी, तो 2i हो जाएगा. राइट, एंड राइट हैंड साइड में पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, एक क्वांटिटी क्या है आपकी? रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और ये रूट कॉस एक्स डी एक्स, प्लस दूसरी क्वांटिटी क्या है? पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और ऊपर रूट साइन एक्स डी एक्स. अगर आप बच्चों बहुत ही ध्यान से देखो तो सही मायने में, क्योंकि पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 है लिमिट, दोनों ही केसेस में पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 है केसेस, है ना, दोनों ही केसेस में पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 है, तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं, क्या ना. कहने का मतलब अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो कोई इशू नहीं है ना. कोई इशू इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो हमें एक ये इंटीग्रेशन मिलेगा और एक ये इंटीग्रेशन मिलेगा, अगर हम इसको सेपरेट भी कर दें. सो 2i will be equals to pi by 6 to pi by 3, and this is root cos x plus root sin x. एलसीएम लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? न्यूमरेटर में रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स. ठीक, इससे ये खत्म हो गया. एंड यहाँ पे आ गया भैया आपके पास dx का इंटीग्रेशन x, और इसकी लोअर लिमिट पाई बाई 6 एंड अपर लिमिट इज पाई बाई 3. ठीक है, सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे. सो 2i इक्वल्स टू ये x का इंटीग्रेशन पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो 60 माइनस 30 डिग्री इज 30 डिग्री. सो टेक्निकली i का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया आपके पास? पाई बाई 12, है ना भैया. देखे ना, 2 का डिवीजन में जाएगा ना तो पाई बाई 12. सो i की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 12. ठीक है, सो ऐसे करके एक बार हमने P3 अप्लाई करके दिखा दिया आपको, एक बार हमने P4 अप्लाई करके दिखा दिया आपको, और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपको मैं दिखाऊंगा. ठीक है ना, कैसे लग रही हैं, कैसे लगेंगी. ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा. पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. ग्रेट है. चलिए बच्चों, अब बच्चों हम लोग और भी क्वेश्चंस देखते हैं. ठीक है, जैसे 0 टू पाई बाई 2, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में करेंगे. ये ऑड इवन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है. ठीक है, ये भी थोड़ा लेटर ऑन करेंगे, ये ऑड इवन प्रॉपर्टी पे बेस्ड है. अब एग्जांपल 28 करते हैं. ठीक है ना, तो मैंने क्योंकि आपको एक बार P3 पे करा दिया. देखो P0 P1 ये बहुत ही रेयरली यूज होती हैं, ये रेयरली यूज होती है. ठीक है, और P2 P3 P4 ये यूज हो जाती हैं. तो P4 पे भी क्वेश्चन करा चुका हूँ, P3 पे भी करा चुका हूँ, अब P2 पे करा रहा हूँ. P2 क्या थी हमारे पास? P2 क्या है बच्चों? P2 प्रॉपर्टी थी हमारे पास a टू b fx dx, और ये जनरली कहाँ लगती है? पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के केस में लगती है. अगर a और b के बीच में c है तो मैं लिख सकता हूँ कि यार a से लेके c तक इंटीग्रेशन, राइट, प्लस c से लेके b तक फंक्शन का इंटीग्रेशन. ठीक है, क्लियर है क्या? सो गाइस, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, क्या करेंगे. ओके, ये इंटीग्रेशन की समस्या है हमारे पास. ठीक है, -1 to 2 मॉडुलस एक्स क्यूब माइनस एक्स. तो मॉडुलस फंक्शन एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता है ना. ये प्रॉपर्टी जनरली आपकी कहाँ लगेगी?
मॉडुलस फंक्शन के केस में, मॉडुलस फंक्शन के केस में, ग्रेटेस्ट नेचर फंक्शन के केस में ऐसी जगह पे ये प्रॉपर्टी लगती है। सो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के अंदर है ना। तो अब देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान समझिएगा, मैंने इस प्रॉब्लम को ऐसे लिख दिया -1 to 2 मॉडुलस x इंटू एक्स स्क्वायर -1 dx। और अगली लाइन में ये क्वेश्चन मैं ऐसे लिख दे रहा हूं -1 to 2 मॉडुलस x और एक्स स्क्वायर -1 को x -1 इंटू एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, यानी कि हमारा i जो है ये है भैया, ठीक है ना, i ये है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझना, एक्चुअल में ये इंटरवल कहां से कहां तक है, -1 से लेके 2 तक है ना। ये आता है भैया, एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। -1 से लेकर 2 तक का आपका समस्या है, -1 से लेकर 2 तक, यानी कि आपका इंटीग्रेशन किस इंटरवल में डिफाइंड है, -1 से लेकर 2 तक में आपका डिफाइंड है, ठीक है। -1 से लेकर 2 तक में डिफाइंड है। अच्छा, अब आप देखो कि आपका जो मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी है वो कहां कहां पे जीरो हो रहा है। तो एक तो x इक्वल टू 0 पे हो रहा है, तो -1 के बाद चलो ठीक है x इक्वल टू 0 ले लिया। एक x इक्वल टू +1 पे होगा, है ना, x -1 की वैल्यू अगर 0 लोगे तो x इक्वल टू +1 पे ये वाला पूरा मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो x इक्वल टू 1 ले लिया हमने। और एक ये वाली क्वांटिटी x इक्वल टू -1 पे क्या हो रही है आपकी, 0 हो रही है ना। तो यानी कि बेसिकली 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, -1, 0 और 1, ठीक है। ओके, अब यानी कि इस पूरे इंटरवल के, यानी कि जिसमें हमें इंटीग्रेशन करना है -1 से लेकर 2 तक में, अगर आप इस पूरे को देखो ढंग से तो आपके 3 टुकड़े हो गए, ये 3 टुकड़े हो गए, ठीक है ना, 3 टुकड़े हो गए, ठीक है, 3 टुकड़े हो गए, ठीक है। चलो जी 3 टुकड़े हो गए भैया, ठीक है, 3 टुकड़े हो गए। अब -1 और 0 के बीच में कोई नंबर लो आप, -0.5। तो देखो -0.5 रखोगे तो ये क्वांटिटी नेगेटिव, और ये वाली क्वांटिटी -0.5 -1 ये भी नेगेटिव, और ये क्वांटिटी x प्लस 1 -0.5 रखने पे, x की वैल्यू -0.5 रखने पे 1 -0.5, तो यानी कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि ओवरऑल क्वांटिटी का प्रोडक्ट कितना हो गया भैया, पॉजिटिव। अगर मॉडुलस के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉडुलस का कोई काम नहीं है। यानी कि अगर मॉडुलस के अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉडुलस का कोई काम नहीं है। मॉडुलस के अंदर अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो वी राइट इट एज विदाउट मॉडुलस, और मॉडुलस के अंदर अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी होती है तो हम उसको एक नेगेटिव और दे देते हैं, ऐसा होता है। सो यानी कि यहाँ पे मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी इस इंटरवल में पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम बकायदा बिना मॉडुलस के, ठीक है ना भैया, ये एक्चुअली हमने इसको तोड़ के लिखा, तो एक्चुअल में ओरिजिनल फंक्शन तो यही है ना, तो यानी कि -1 से 0 के बीच में हम लोग x³ - x लिख देंगे फंक्शन, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है ना। अरे इन तीनों की प्रोडक्ट बेसिकली x³ - x होगी। फिर अब आ जाओ जरा नेक्स्ट इंटरवल पे ना, नेक्स्ट इंटरवल पे, नेक्स्ट इंटरवल क्या भैया, नेक्स्ट इंटरवल लेट्स से 0 से 1 के बीच में 0.5 लिया हमने। अब 0.5 पे ये क्वांटिटी पॉजिटिव, 0.5 - 1 ये क्वांटिटी नेगेटिव, और 0.5 + 1 ये क्वांटिटी पॉजिटिव। ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव हो गई। यानी कि मॉडुलस क्या करेगा, एक नेगेटिव क्वांटिटी को एक नेगेटिव और देता है, तो माइनस, और ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है पूरी, ये पूरी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, ये कितनी है, ये एक्चुअली x³ - x, ठीक है, ऐसे, ठीक है, क्लियर है क्या भैया। तो एक, क्योंकि मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव थी तो हमने एक नेगेटिव और दे दिया। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पे हम लोग 1.5 लेते हैं, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव, एंड ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव। सो ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, तो 1.5 पे ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, तो इसका मतलब हम मॉडुलस के अंदर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम लोग विदाउट मॉडुलस लिख सकते हैं, यानी कि x³ - x लिख देंगे, ठीक है, क्लियर है भैया। तो ये हमारे फंक्शन की डेफिनेशन हो गई इन डिफरेंट इंटरवल, -1 से लेकर 2 तक 3 टुकड़े बने हमारे, एक -1 से लेकर 0 तक, एक 0 से लेकर 1 तक, और एक 1 से लेकर 2 तक, और उसमें हमारी फंक्शन की डिफरेंट डेफिनेशन रही। अब हम लोग इस फंक्शन को यूजिंग प्रॉपर्टी P2 इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। जब एक बार हमारा ये काम हो गया बच्चों, जब हमारा एक बार ये काम हो गया, तो हमने अब क्या करना है, अब हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, -1 से लेके 0 तक, -1 से लेके 0 तक फंक्शन क्या रहेगा, -1 से लेके 0 तक फंक्शन क्या रहेगा,
एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, राइट, प्लस फिर 0 से लेके 1 तक फंक्शन क्या रहेगा, 0 से लेके 1 तक फंक्शन क्या रहेगा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। फिर 1 से लेके 2 तक फंक्शन क्या रहेगा, इट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। ऐसे करके हमें फंक्शन इंटीग्रेट करना है। तो यानी कि हमने a से लेके b तक, अगर c बीच में आ रहा था यानी कि 2 टुकड़े बन रहे थे, तो a से लेके c तक इंटीग्रेट करते हैं, c से लेके b तक इंटीग्रेट करते हैं, एंड दैट्स हाउ प्रॉपर्टी नंबर P2 अप्लाई होती है, ठीक है। तो एक बार अगर आपके पास ये काम आ गया, फिर तो हम लोग क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन को हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। कैसे, देखिए इसको अब हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग हटा दे रहे हैं, इसको हम लोग हटा दे रहे हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा आई को कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिएगा एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट कहां से कहां तक रहेगी भैया, -1 से 0 तक, ठीक है। प्लस ये माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स हो जाएगा, तो यानी कि मैं इसको लिख दूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस का एक्स क्यूब यानी कि माइनस का एक्स पावर 4 अपॉन 4। इसकी लिमिट क्या रहेगी भैया, ये रहेगी 0 से लेके 1 तक, ठीक है। प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, ठीक है, 1 to 2। अब देखिएगा बच्चों, लिमिट्स पुट कर रहे हैं सिंपली, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहां पे वैल्यू है ना, मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। सो अपर लिमिट रखना है, तो 0.4 माइनस 0.2 यानी कि 0, ठीक है ना। तो 0 माइनस फिर माइनस 1 की पावर 4 यानी कि 1/4 और माइनस -1 का स्क्वायर यानी कि +1/2, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप देखें तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया आपके पास, तो 1/4 माइनस 1/2 यानी कि इट्स -1/4 यानी कि प्लस का 1/4 आ गया। तो पहले पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 1/4, ठीक है। मतलब मैं इसलिए कर रहा हूं ना ये काम, क्योंकि फिर आपको जगह की कमी रहेगी ना। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया बच्चों, 1/4 आ गया ना। इसको सॉल्व कर लिया मैंने, 1/4 आ गया, ठीक है। अब मैं बच्चों दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ ना, दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। दूसरा पार्ट मतलब ये, ठीक है, ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सो 1/2 माइनस 1/4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा इट इज प्लस का 1/4, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो दूसरा वाला पार्ट भी सॉल्व कर दिया मैंने। अब मैं आपका तीसरा वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/4 4 माइनस 2 दूनी 4/2 2 माइनस 1/4 माइनस 1/2, है ना। ये तीसरा पार्ट है, ये कितना हो जाएगा भैया, इट इज 2 माइनस 1/4 माइनस 1/2, तो ये माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 हो जाएगा ना। सो 4 दूनी 8 और 1 9/4। सो यानी कि तीसरे पार्ट का आंसर क्या आ गया, 9/4 आ गया। तो यानी कि मैंने तीनों पार्ट सॉल्व करके निकाल दिए, और ये 9 और 1 10 और 1 11, तो 11/4 विल बी द आंसर, 11/4 विल बी द आंसर। तो यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैंने 3 पार्ट अलग अलग सॉल्व करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सिंपल सॉल्व किए, ठीक है। क्लियर है बच्चों, आपके पास जगह रहेगी तो आप तीनों पार्ट आराम से अलग अलग करके सॉल्व करके ज़रूर दिखाएं अपनी कॉपी में, ठीक है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, जल्दी से बता दीजिए। सो ऐसे करके बच्चों क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है, ऐसे करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। और 7 पॉइंट जो हमारी 10 एक्सरसाइज है उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस है, जहाँ पे हम लोग जब प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। राइट है बच्चों, क्लियर है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। शैल वी प्रोसीड फर्दर, ग्रेट। सो अब हम लोगों ने देखिए, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो मैं आपको बता रहा था कि P0 P1 ज़्यादा यूज़ होती नहीं है, और P2 पे भी एक क्वेश्चन कर चुके, P3 पे भी एक क्वेश्चन कर चुके, P4 पे भी एक क्वेश्चन कर चुके, ठीक है। P4 0 to समथिंग पे लगाया था हमने, P3 में A to B है ना, FA + B - X, और P2 तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन यानी कि मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसी जगहों पे लगता है। अब बच्चों ये आपका हो चुका, ये आपका हो चुका, ठीक है। अब इट्स टाइम फॉर लर्निंग
3 more प्रॉपर्टीज, है ना। तो 3 और प्रॉपर्टीज हम लोग लर्न करेंगे, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 3 और प्रॉपर्टीज सीखेंगे, ठीक है। ओके, सो पहले पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर P5, ठीक है ना। इसको भी मैं आपको ज्योमेट्रिकली ही फील कराऊंगा। कहता है कि 0 से लेके 2a fx dx है। देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा, 0 से लेके 2a fx dx है ना। तो मान लो ये 0 है, यहाँ पे a है और यहाँ पे 2a है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है। और ये कोई फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो 0 से लेके 2a fx dx, एक्चुअली यहां पे आपको साफ समझ में आ रहा है, यहां पे आपको साफ समझ में आ रहा है, यहां पे आपको साफ समझ में आ रहा है कि भैया ये अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो 0 से लेकर 2a fx dx का मतलब क्या है, ये वाले एरिया की बात चल रही है, ये वाले एरिया की बात चल रही है। अब वो कहता है कि यार इसको ना आप कैसे भी लिख सकते हो, 0 to a fx dx, यानी कि वो इसको टुकड़े में कैलकुलेट करना चाह रहा है। कहता है कि एक बार तो आप y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, यानी कि 0 to a fx dx, यानी कि एक बार तो आप ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लो। फिर वो कह रहा है कि यार आप फिर रेस्ट ऑफ द एरिया ना, भैया ये एरिया तो आपने 0 से लेके a तक कैलकुलेट किया है ना, आपने 0 से लेके a तक कैलकुलेट किया, यानी कि फॉरवर्ड एरिया कैलकुलेट किया, आप कैलकुलेट यही वाला एरिया कर रहे हो पूरा। फिर कह रहा है जो बचा हुआ एरिया है उसको आप ऐसे कैलकुलेट करो, f2a माइनस एक्स dx फ्रॉम a to 2a। अब देखो, अब आप खुद सोचो, लोअर लिमिट जब आप x की जगह a रखोगे तो आप बेसिकली जब आप x की जगह a रखोगे तो 2a माइनस a fa, और अगर आप सॉरी ये यहाँ पे आप ऐसे ये 0 to a लिखेंगे ना, 0 to a। हाँ, तो अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मतलब ये वाला एरिया तो कैलकुलेट हमने कर दिया भाई, टेक्निकली हमें ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे तो 0 से 2a तक का पूरा एरिया कैलकुलेट होना है, तो हम लोग उसको 2 पार्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, 0 to a fx dx, यानी कि फॉरवर्ड एरिया कैलकुलेशन हो गया। अब जो बचा वाला एरिया है वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, f2a माइनस एक्स को 0 से a तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, इनिशियली आप x की वैल्यू 0 रखोगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, 2a f2a आएगा आपके पास, कब, जब आप x की वैल्यू 0 रख रहे हो। फिर जब आप फाइनली x की वैल्यू a रखोगे तो 2a माइनस a fa आएगा, यानी कि आप बेसिकली x इक्वल टू 0 से a तक जा रहे हो तो आप f2a से fa तक जा रहे हो, तो f2a से a तक जा रहे हो, यानी कि आप बैकवर्ड एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, है ना, आप बैकवर्ड एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, 2a से a तक जा रहे हो। लेकिन दोनों ही केस में आपने ये पूरा एरिया कैलकुलेट किया है ना। सो इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री मैंने आपको ये चीज़ फील करा दी, मैंने इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री आपको फील करा दी। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर P5, ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर P5 एंड इट इज जनरली हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जनरली हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, है ना, जब हमारे पास, जब जैसे हम कह रहे थे ना कि 0 to a वाले केस में P4 लगाते हैं, ठीक है ना, P4 लगाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 0 to a f a माइनस एक्स dx आ जाता है। लेकिन ये भी 0 to समथिंग है, 0 to समथिंग है, तो पहचानेंगे कैसे, ये बेसिकली जनरली P5 कहाँ लगता है, जनरली P5 हमारे पास कहाँ लगता है, जनरली 0 to पाई वाले केस में लगता है, राइट, और 0 to पाई बाई 2 वाले केस में जनरली P4 लगता है, 0 to पाई वाले केस में जनरली P5 लगता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है ना, 0 to पाई में या फिर 0 to 2 पाई में हम लोग P5 लगाते हैं, 0 to पाई बाई 2 में हम लोग P4 लगाते हैं, है ना, इन जनरल। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? ओके, सो ये P5 हो गया, फटाफट से इसको नोट कर लो, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये वाला पार्ट जस्ट बेसिकली टू मेक यू गाइज फील द अबव पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिकली हम आपको फील कराने के लिए ये पार्ट हमने कराया था, ठीक है ना। बाकी
आपको मेनली प्रॉपर्टी याद रखनी है, मेनली प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको, ठीक है बच्चों। सो ये प्रॉपर्टी आप याद रखिए, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप याद रखिए। ओके ओके ओके। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे। अब देखिए P6 बेसिकली इसी का ही पर्टिकुलर केस है। अगर आपका F2A माइनस एक्स क्या हो जाए, अगर आपका F2A माइनस एक्स Fx हो जाए, ठीक है, या अगर आपका F2A माइनस एक्स माइनस Fx हो जाए तो क्या होगा। सो बेसिकली ये दो कंडीशन पे आपका P5 क्या रूप लेगा, वही P6 है। तो कहते हैं कि 0 से 2A Fx dx, इसके दो आंसर होंगे, ठीक है। क्या आंसर होंगे, कहता है कि अगर आपका F2A माइनस एक्स बराबर ये क्वांटिटी अगर Fx हुई तो ये भी Fx और ये भी Fx, तो ट्वाइस ऑफ 0 to A Fx dx हो जाएगा। भैया अगर खुद सोचो ऊपर वाली प्रॉपर्टी में F2A माइनस एक्स आपका Fx हो जाए तो Fx प्लस Fx, क्योंकि 0 to A है तो Fx प्लस Fx 2Fx हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है भैया, क्लियर है, ठीक है, ओके। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है कि भैया अगर आपका F2A माइनस एक्स यानी कि F2A माइनस एक्स आपका माइनस Fx हो जाए तो Fx माइनस Fx 0 हो जाएगा। सो यानी कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के, ठीक है, आपको हमने P5 के दो पर्टिकुलर केस आपको हमने लिखवा दिए हैं, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है भैया, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। इसको सही तौर पे अगर मैं पीस वाइज डिफाइन कर दूं तो ये ऐसे आपको दिखेगा। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर P6, ठीक है, P6, ठीक है भैया, क्लियर है क्या, याद रहेगा क्या, याद रहेगा क्या, याद रहेगा क्या। अब एक इनको दोनों प्रॉपर्टीज को फटाफट से आप प्लीज नोट कर लीजिए। अब एक प्रॉपर्टी मैं और लिखवाऊंगा, दैट विल बी योर लास्ट प्रॉपर्टी विच इज P7, द ऑड इवन प्रॉपर्टी, है ना, ऑड इवन फंक्शन पे लगता है ये प्रॉपर्टी। सो P7 यानी कि ऑड इवन प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे, राइट, ऑड इवन प्रॉपर्टी। सो P7, ठीक है, P7, ओके बच्चों। सो P7 ये क्या है भैया, कहता है ये प्रॉपर्टी की पहचान है अगर -a to a टाइप कोई फंक्शन है, ठीक है, तो कहता है इसके दो आंसर होंगे। क्या, एक तो होगा ट्वाइस ऑफ 0 to a Fx dx, ठीक है, मतलब अगर Fx dx माइनस a to a Fx dx है तो वो कहता है कि भैया इसका एक आंसर होगा ट्वाइस ऑफ 0 to a Fx dx अगर इफ f माइनस एक्स बराबर Fx होगा, यानी कि इवन फंक्शन के केस में, इवन फंक्शन के केस में, इवन फंक्शन कैसे होते हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से कहीं लिखा है -π/4 2 π/4 cos x dx। अब क्योंकि बच्चों ये देखो ना, ये cos, देखिए cos माइनस एक्स बराबर cos x हो जाता है, तो यानी कि यहां पे f माइनस एक्स बराबर Fx आ जा रहा है, तो ये एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन कैसे होते हैं बच्चों, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं, है ना, जैसा y एक्सिस के राइट में होगा वैसे y एक्सिस के लेफ्ट में होगा। सो ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करते समय आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ 0 to π/4 cos x dx अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। तो इवन फंक्शन के केस में हम लोग ऐसे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं।
और कहता है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स आपका 0 दे देगा अगर इफ एफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी कि ऑड फंक्शन। मतलब अगर कल को अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो माइनस पाई बाई 4 2 पाई बाई 4 अगर आपके पास साइन एक्स डी एक्स है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, साइन एक ऑड फंक्शन है, साइन एक्स कैसा है, एक ऑड फंक्शन है, दिस इज एन ऑड फंक्शन। ये एक इवन फंक्शन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइन माइनस एक्स आपके पास माइनस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एफ माइनस एक्स बराबर आपके पास माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। तो उस केस में इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन भी एक ही नंबर में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। सो ऑड फंक्शन के केस में माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स 0 हो जाता है, और इवन फंक्शन के केस में ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी सभी बच्चे याद रखेंगे बच्चों, ये प्रॉपर्टी सभी बच्चे याद रखेंगे। एंड नाउ लेट अस जस्ट प्रोसीड टू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इवन एंड ऑड फंक्शन प्रॉपर्टी। सो धीरे धीरे करके अपन सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल खत्म कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों? सो फटाफट से इसको नोट करेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ग्रेट। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 28th एग्जाम्पल करा दिया, 29th। अब देखिए, अगर बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सो साइन स्क्वायर एक्स, अब देखिए सबसे पहले तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स जब भी आपके समझ में आए तो यानी कि ये P7 है, यानी कि ऑड इवन प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, ऑड इवन प्रॉपर्टी लगेगी आपकी यहाँ पे, ऑड इवन प्रॉपर्टी, यानी कि इसके दो आंसर हो सकते हैं, ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स भी आंसर हो सकता है इन केस ऑफ क्या, इन केस ऑफ इवन फंक्शन, है ना। इवन फंक्शन के केस में ऐसा होगा इफ एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, और है ना इवन फंक्शन के केस में, और आंसर 0 भी हो सकता है इफ एफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी कि ऑड फंक्शन के केस में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आई इज इक्वल टू, यहां पे साइन स्क्वायर एक्स क्या है। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, हमारा जो फंक्शन है वो साइन स्क्वायर एक्स है। अब एफ माइनस एक्स बराबर कितना होगा, साइन स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि इट विल बी इक्वल टू साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि इट इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये आपका हो गया इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है ना, इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन अगर है बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स एक इवन फंक्शन है बच्चों, अगर साइन स्क्वायर एक्स इवन फंक्शन है बच्चों, तो जाहिर सी बात है फिर ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, यानी कि इस इंटीग्रेशन का क्या हाल होगा, इस इंटीग्रेशन का क्या हाल होगा, इट इज ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को लगा के, यानी कि 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। सो ये 2 से 2 कट गया, एंड i विल बी इक्वल टू, दिस इज 1 का इंटीग्रेशन x कॉस 2x का साइन 2x अपॉन 2, राइट, एंड 0 टू पाई बाई 4 अपन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से, तो अपर लिमिट लगाएंगे सबसे पहले पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 साइन 2 इंटू पाई बाई 4, यानी कि साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, माइनस 0 है ना, तो ये तो 0 ही हो गया। सो इट इज i का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज पाई बाई 4 माइनस हाफ, ठीक है, विल बी द आंसर, पाई बाई 4 माइनस हाफ विल बी द आंसर। सो पाई बाई 4 माइनस हाफ विल बी द आंसर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है क्या, जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है बाबा, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, वेरी गुड बच्चों। अब यानी कि हमने एक कौन सा प्रॉपर्टी भी लगा दिया, एक P7 भी हमने लगा दिया, ठीक है, P7 भी लगा दिया,
यानी कि अब देखो हमने कहा था आपको P0 P1 तो ज़्यादा यूज़ होती नहीं है, P2 पे भी क्वेश्चन कर चुके, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में, P3 पे भी, P4 पे भी और P7 पे भी, ठीक है। एंड आगे भी यानी कि P5 P6 पे भी हम क्वेश्चन लगाएंगे। हालांकि P5 बहुत रेयरली यूज़ होता है, P5 बहुत रेयरली यूज़ होता है, P6 यूज़ होगा, तो P6 किसी क्वेश्चन में हमें ऐसा मिल जाएगा देखने को, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से इस पार्ट को नोट करेंगे, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड लेट्स जस्ट प्रोसीड टू फर्दर, है ना, लेट्स जस्ट प्रोसीड टू फर्दर। चले बच्चों, आगे चले क्या? वेरी गुड। अब एग्जाम्पल 30 बचा है, 31 बचा है एंड 34 बचा है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 30 कर लेते हैं, 31 कर लेते हैं ना, क्योंकि ये ऑड इवन प्रॉपर्टी से कुछ मिलता जुलता है। तो ऑड इवन प्रॉपर्टीज से मिलता जुलता है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि यार इस चीज़ को जरा ट्रैक करो कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो साइन पावर 5x कॉस पावर 4x, ठीक है। सो f माइनस एक्स कितना हो जाएगा, इट इज साइन पावर 5 माइनस एक्स कॉस पावर 4 माइनस एक्स। सो बेसिकली it is sin minus x power 5 and cos minus x power 4. So sin minus x is minus sin x power 5 and cos minus x is cos x power 4. So it is minus sin x power 5 is minus sin power 5x and cos power 4x, ठीक है। and this quantity is your fx, तो यानी कि माइनस का fx। सो f माइनस एक्स बराबर अगर माइनस का एफ एक्स हो जाए, तो बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाता है, ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। कब? जब आपका f माइनस एक्स बराबर, जब आपके पास एक इवन फंक्शन है, जब आपके पास f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है, यानी कि आपके पास एक इवन फंक्शन है। लेकिन अगर आपके पास f माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स है, तो इसका मतलब आपके पास एक ऑड फंक्शन है और उस केस में ये इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। सो कायदे में क्योंकि ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन नेक्स्ट लाइन में हम लोग 0 लिख सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन -1 to 1 साइन पावर 5x कॉस पावर 4x dx। क्योंकि ये इंटीग्रैंड ऑड फंक्शन है, इसलिए हम इसका इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। बट ध्यान रहे, ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी की पहचान क्या है, माइनस ए टू ए, है ना, माइनस ए टू ए, ठीक है। तो माइनस ए टू ए में अपन क्या कर देते हैं, उसको इंटीग्रेशन को 0 कर देते हैं, ठीक है भैया। सो -1 to 1 साइन पावर 5x कॉस पावर 4x dx। इज इट क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर? जल्दी से बता दीजिए, इज इट क्लियर क्या? ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब 30th एग्जाम्पल और करेंगे, है ना, 30th एग्जाम्पल। अब देखिए, मैंने आपको बताया था 0 to पाई के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम वी अप्लाई P6, वी अप्लाई P5, बट वी कैन ऑल्सो अप्लाई P4। ऐसा नहीं कि P4 अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं P4 भी अप्लाई कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि 0 to A, 0 to 2A, इन सब केसेस में P4 लगता है, P5 लगता है, P6 लगता है, ठीक है। सो अगर मैं ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले मैंने P4 लगाना चाहा, सबसे पहले, है ना, क्योंकि P4, P5, P6 की चॉइस है ना। सो पहले मैं P4 लगा रहा हूँ, है ना, P4। सो इंटीग्रेशन है 0 to पाई x साइन x 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, ठीक है। P4 लगा रहा हूं, तो बाई P4 क्या हो जाएगा बच्चों, बेसिकली 0 to पाई, जहां पे x है a माइनस एक्स, बेसिकली P4 क्या है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, क्लियर है। तो 0 to पाई x की जगह मैं क्या रख सकता हूं, पाई माइनस एक्स, साइन x की जगह पाई माइनस एक्स, ठीक है, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझने का, 0 to पाई, दिस इज पाई माइनस एक्स एंड साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, है ना, साइन एक्स,
और बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे 1 प्लस कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, सो माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा है ना, सो यानी कि माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। और अगली लाइन में ये कैसा हो सकता है, इट इज 0 टू पाई, इट इज पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। और देखो हमारा क्वेश्चन बड़ा प्यार से, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम आ रहा हो, जब डिनोमिनेटर सेम आ रहा हो है ना, लेट्स से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन, जब डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब समझो क्वेश्चन P4 से सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन P4 से सिंप्लीफाई हो सकता है। अब क्या करेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इसको हटा दूं क्या मैं, इसको हटा दूं क्या बच्चों, इसको हटा दे रहा हूं। नाउ बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे 1 and 2, ऐड 1 and 2, 1 and 2 को ऐड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गया, यानी कि 2i आ गया, एंड दिस इज 0 टू पाई, एंड डिनोमिनेटर सेम है राइट, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सो इट इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे यानी कि एक्स साइन एक्स, ठीक है ना, प्लस पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है भैया, क्लियर है क्या भाई, सिंपल, हमने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया ना, डिनोमिनेटर सेम है, सो एक्स साइन एक्स से एक्स साइन एक्स कट गया, सो 2i की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज 0 टू पाई, अच्छा ये पाई बच रहा है, पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और देखो बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, अगर मैं यहाँ पे कॉस एक्स को t ले लूँ, ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्या, कॉस एक्स को अगर मैंने t ले लिया तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और एक सब्स्टिट्यूशन और करेंगे ना, एक सब्स्टिट्यूशन और करेंगे, जब x की वैल्यू, क्योंकि ये तो x की लिमिट्स है ना भैया, ये तो x की लिमिट्स है, तो जब x की वैल्यू 0 होगा तो t कितना हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1, और जब x की वैल्यू पाई होगा तो cos पाई की वैल्यू -1, तो t की वैल्यू 1 से लेके -1। तो यहाँ पे आप देखेंगे भैया जरा बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया आपका, 2i यानी कि पाई 0 टू सॉरी 1 टू -1, 1 टू -1, एंड दिस इज 1 प्लस कॉस एक्स की जगह t, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं माइनस का dt लिख दूंगा, है ना। अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे 2i, अच्छा ये माइनस का जो साइन है, मैं लिमिट अगर इंटरचेंज कर दूं तो माइनस कॉम्पनसेट हो जाएगा, सो -1 टू 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे 2i इज इक्वल टू पाई, ये हो जाएगा 10 इनवर्स t, और 10 इनवर्स t में मैं क्या करूँगा, -1 टू 1 रखूँगा। तो अब बहुत ही ध्यान से देखना है ना, थोड़ा ITF का इस्तेमाल होगा, सो मज़ा आएगा। 2i इज इक्वल टू पाई, 10 इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, माइनस 10 इनवर्स -1 इज -π/4। सो यहाँ पे देखेंगे भैया कितना हो जाएगा, इट इज पाई कॉमन ले लिया तो इट इज 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 1/2 और 1/4। सो गाइज 1/4 प्लस 1/4 इज 1/2 एंड 1/4, सो पाई स्क्वायर बाई 4 विल बी योर आंसर, पाई स्क्वायर बाई 4 विल बी योर आंसर, ठीक है। सो इट्स अमेजिंग क्वेश्चन है ना, इट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन, ठीक है भैया, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 10 इनवर्स 1 π/4 माइनस 10 इनवर्स -1 इज -π/4, तो माइनस प्लस हो गया, ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, जल्दी से बता दीजिए, राइट। तो अब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन के अंदर एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, और वो लास्ट क्वेश्चन है ना, तो हमने आपको कहा ही था कि लास्ट में कराएंगे। सो उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको चीज़ें भली भांति अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, है ना, मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, बट आई डोंट नो, है ना, बाकी तो आप ही बताएंगे, ठीक है, रियल जो है अनाउंसमेंट तो आप ही कर सकते हैं, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, तो ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, log sin x dx, ठीक है, ये वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन है, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। सो आइए करते हैं इस इंटीग्रेशन को। सो i इज इक्वल्स टू, इट इज 0 टू π/2
log sin x dx। अच्छा, मुझे इस क्वेश्चन में सच में नहीं पता कि कैसे सॉल्व होगा, बट जो जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है मैं वो लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं P4 लगा सकता हूँ क्योंकि 0 to समथिंग वाली चीज़ है ना, तो I बराबर 0 to π/2, और मैं यहाँ पे log sin, इसको x की जगह π/2 माइनस x लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो हम थोड़ा जगह का सेव करना शुरू करेंगे ना। अभी बच्चे कहेंगे कि सर आपको तो पता ही नहीं था इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो फिर आपको कैसे पता लेंथी है यार। दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। कई सालों से ये अपने को एक एक चीज़ का पता है, बोर्ड की नेचर का पता है, कैसे क्या चीज़ बिहेव करती है, कैसे कहाँ, मतलब वो सब अब खून में बस गई है ना। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? इट इज कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने कॉस थीटा लिख दिया, इट इज कॉस x dx, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अरे यार ज़्यादा बड़ा dx बन गया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैंने इसको दोनों को ऐड करने की कोशिश करी है ना, ऐड 1 and 2, ठीक है। सो 2i, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग मतलब जो जहाँ से, जैसे कहते हैं ना एक मांझे की, अगर मतलब मांझा उलझा हुआ है तो हमें जहाँ जहाँ से वो निकल रहा होता है, जितनी थ्रेड निकल रही होती है उतना थ्रेड निकाल लेते हैं हम। सो यहाँ पे P4 लग रहा है तो जितना लग रहा है उतना लगाते तो हैं। अच्छा, अब log sin x प्लस log cos x, ठीक है, ओके, एंड दिस मच ऑफ dx, ठीक है, दिस मच ऑफ dx, ऐड 1 and 2 करने पे, 1 and 2 करने पे। अच्छा, मेरे को पता है कि log m प्लस log n log mn होता है, ठीक है ना। मुझे पता है कि log m प्लस log n बराबर log mn होता है, बट log sin x इंटू cos x मेरे को कुछ ऐसा देंगे नहीं। log sin x इंटू cos x क्या होगा? हाँ, log 2 sin x cos x होता तो sin 2x आ सकता था। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ का किया कि यार ठीक है, sin x इंटू cos x वैसे भी किसी काम का है नहीं, sin x इंटू cos x वैसे भी किसी काम का है नहीं। अरे भाई उठ के चला जाना यार। हाँ, तो मैंने क्या करा, प्लस log 2 कर दिया, लेकिन कॉम्पनसेट करने के लिए मुझे माइनस log 2 भी लिखना पड़ेगा। सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला बन जाता है, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। सो 2i विल बी इज इक्वल टू 0 to π/2, इट इज log, ये log m प्लस n प्लस, है ना, वॉट एवर, सो log 2 sin x cos x हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वांटिटी log 2 sin x cos x हो जाएगा माइनस log 2 dx, ठीक है। सो अगली लाइन में अगर आप इसको देखना चाहते हैं, है ना, या इसी लाइन में अगर आपको मैं दिखा दूं, इसी लाइन में आपको मैं दिखा दूं ना, थोड़ा जगह की सेव कर रहा हूं ना, जगह सेव कर रहा हूं, तो 2 sin x cos x को मैं sin 2x लिख सकता हूं, sin 2x लिख सकता हूं, ठीक है, क्लियर है भैया। और दिस इज माइनस log 2 dx, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। सो 2i इज इक्वल टू log 0 to π/2 log sin 2x माइनस log 2 dx। अब अगर बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो यहां से 2i का वैल्यू 0 to π/2 log sin 2x dx, और माइनस ये log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इट इज 0 to π/2 dx। अब देखो ये इंटीग्रेशन तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना, ये वाला dx का इंटीग्रेशन x तो π/2 हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम है ये वाला इंटीग्रेशन अपने को सॉल्व करना है, ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आ जाओ जरा ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं इसको I1 बोल देते हैं ना, कुछ भी बोल देते हैं। सो ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं ना भैया, ये वाला, ओके, ये वाला इंटीग्रेशन, ठीक है ना। लेट्स से इसको I1 बोल देते हैं ना, इसको I1 बोल देते हैं, I1। सो 0 to π/2 log sin 2x dx। अब देखो यहां पे बहुत ही प्यारा जो है आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा इस क्वेश्चन में। मैं 2x को अगर t मान लूं, हालांकि मैं थोड़ी देर बैठूंगा तो मेरे को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं 2x को t मान लिया, तो 2x को t मान लिया तो 2 dx बराबर dt हो जाएगा। एक सब्स्टिट्यूशन ये हो गया, एक सब्स्टिट्यूशन ये हो गया, ठीक है।
और लिमिट्स भी सब्स्टिट्यूट होंगी, जाहिर सी बात है। जब x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू 0, और जब x की वैल्यू π/2 तो x की वैल्यू π/2 तो π/2 इंटू 2 यानी कि पाई, तो t की वैल्यू पाई। सो यानी कि मुझे क्वेश्चन में क्या क्या समझ में आ गया, मुझे सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया, लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी वगैरह सब आ गया। यानी कि I1 इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग साइन 2x को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, साइन t लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। और dx को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, dt/2 लिख दे रहा हूँ। और लिमिट्स तो मैंने t की लगाई थी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखें, अगर तो मैंने आपको कहा था ना कि P0 और P1 प्रॉपर्टी बहुत कम लगती है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही ध्यान से देखें बच्चों, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, सो इट इज़ 0 टू पाई लॉग, सो 2x को अगर हमने t रख दिया तो x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू 0, एंड x की वैल्यू अगर π/2 है तो t की वैल्यू पाई, ओके। बच्चों अब एक बात समझना, एक बात समझना, यहाँ पे I1 इज इक्वल टू 1/2 0 टू पाई लॉग साइन t dt। अब मैं यहाँ पे दो और प्रॉपर्टीज लगा रहा हूँ। कौन सी दो प्रॉपर्टीज लगा रहा हूँ? अब देखो क्वेश्चन बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा है, बट एक्चुअली में मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है, तो घुमा फिरा के ही सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को। एक तो मेरे पास प्रॉपर्टी है कि यार 0 से 2a fx dx अगर है तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx लिख सकता हूँ। कब लिख सकता हूँ ऐसा? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर fx होगा। तो क्लियरली इस केस में अगर मैं पाई को थोड़ी देर के लिए क्या मान लूँ, 2a मान लूँ, है ना। पाई को अगर मैं 2a मान लूँ, यानी कि मैं पाई को यहाँ पे पाई है ना, तो मैं इसको पाई को 2 इंटू π/2 की तरह मान लूँ, है ना, 2a, ठीक है। सो साइन, बहुत ध्यान से देखना, ये फंक्शन देखना, ये फंक्शन देखना, f 2a माइनस एक्स मतलब f 2 इंटू π/2 माइनस एक्स, यानी कि f पाई माइनस एक्स, और आपका fx क्या है, ये है, यानी कि log साइन t की जगह पाई माइनस एक्स। सो वापस वो क्या आ जाएगा, log साइन x आ जाएगा, और वो एग्जैक्टली किसके इक्वल आ जाएगा, fx के इक्वल आ जाएगा, है ना। आप चेक करो, अगर मान लो ये मेरा fx है, ये मेरा fx है, तो f 2a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी साफ साफ लग रही है, ठीक है ना। तो f 2a माइनस एक्स fx के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं फर्दर नेक्स्ट लाइन में लिख सकता हूं 1/2, इट इज ट्वाइस ऑफ 0 से a, है ना, 0 से a, ठीक है, 0 से a, है ना, fx dx। तो 2 से 2 कट गया। अब नाउ I1 अगर मैं t को x में चेंज कर दूं, है ना, तो डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी P0, है ना, P0 देखो, P0 में हम क्या करते थे, t की जगह x लिख सकते हैं, तो 0 टू π/2 log sin x dx। और एग्जैक्टली ये आपका जो I1 है वो किसके इक्वल आ गया? अगर आप सही मायने में देखें तो आपका I1 I के इक्वल आ गया। सो आपका I1 किसके इक्वल आ गया बच्चों? I के इक्वल आ गया। द मोमेंट आपका I1 I के इक्वल आ गया तो बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब आपका I1 I के इक्वल आ गया है, जब आपका I1 I के इक्वल आ गया है, जब आपका I1 I के इक्वल आ गया है, ठीक है, जब आपका I1 I के इक्वल आ गया है, तो देखिए बच्चों क्या होगा। अब आप इस वाले स्टेप को देखिए, तो 2i और I1 तो I के इक्वल ही आ गया, यानी कि I माइनस log 2 एंड dx का इंटीग्रेशन x एंड दिस इज 0 टू π/2, तो 2i माइनस I माइनस का log 2 इंटू π/2 माइनस 0, सो I इक्वल टू माइनस का π/2 log 2 विल बी द आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और ये ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है, ओके, क्लियर है गाइज। सो उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कमी रही होगी तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। इसके नोट्स आपको हमारे CBSE क्लास ऐप पे मिल जाएंगे, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके। यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाता है। आप लोग प्लीज़ इसके क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करें। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ लेट मी नो।
So guys, after this we have two important chapters, application of integration on differential equations. जिसको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है उसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छे से आता है, ठीक है. सो गाइस, ध्यान रहे कि आपको अच्छे से इंटीग्रेशन की सारी प्रॉब्लम्स करनी है, ठीक है. सो सी यू वेरी सुन. टिल देन, गुड बाय एंड लव यू ऑल. बाय बाय.